हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, जो कि समाजशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हम लोग UGC नेट के जो 26 थिंकर्स की सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसी में आज हम लोग A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में हम लोगों ने जो इग्नू सीरीज है उसमें डिटेल में समझा है, इनके एक एक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने समझा है। लेकिन आज जो लेक्चर है वो इनकी एक ब्रीफ बोलें डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, इनकी मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, तो इसको बहुत ही ब्रीफ में हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे इस एक ही लेक्चर में। जबकि यदि आप लोगों को इनको डिटेल में यदि समझना है तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग इनकी इग्नू सीरीज जो है उसको ज़रूर आप लोग एक बार ऐसे थ्रोली देख जाइए, जिससे कि रेडक्लिफ ब्राउन के एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग ईजिली समझ जाएं। रेडक्लिफ ब्राउन का जन्म जो है वो 17 जनवरी 1881 को इंग्लैंड में बर्मिंघम में स्पार्क ब्रुक नामक स्थान पे हुआ था। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं रेडक्लिफ ब्राउन है और इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम में स्पार्क ब्रुक। तो बर्मिंघम के स्पार्कब्रुक नामक स्थान पे इनका जन्म 17 जनवरी 1881 में हुआ था। इनका देहांत जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ग्राम्सटाउन में 24 अक्टूबर 1955 को हुआ। एक ब्रीफ इनका लाइफ स्केच हम लोग देख रहे हैं कि आखिर में इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कुछ इनसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जुड़े हुए जो इनकी अपनी लाइफ से रहा है। तो इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में नैतिक विज्ञान का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ के ट्रिनिटी कॉलेज में ये नैतिक विज्ञान से अपनी पढ़ाई प्रारंभ किए थे और बाद में ये कैम्ब्रिज में ही दो मानव शास्त्रियों से मिलते हैं। पहले हैं WHR रिवर्स, जिनका आप लोग नाम जानते होंगे। इन्होंने WHR रिवर्स ही है जो कि तमिलनाडु के तोडा जो जनजाति है उस पे इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये अगर नाम आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को पता होगा। AC हैडन ये भी एक विचारक थे, मानव शास्त्री थे। तो ये दो विचारकों के संपर्क में रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए ये मानव शास्त्र में रुचि लेने लगे। तो यहाँ से इनका इंटरेस्ट जो है वो मानव शास्त्र की तरफ हो जाता है। 1906 में इनको निजाति शास्त्र के अध्ययन के लिए एंथनी विल्किन छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी और इस छात्रवृत्ति और रॉयल सोसाइटी तथा भारत सरकार के वित्तीय सहायता से ये अंडमान द्वीप समूह पे अध्ययन करने गए थे, क्षेत्रीय शोध कार्य करने गए थे। वहाँ उन्होंने 1908 तक क्षेत्रीय शोध कार्य किया था। तो आप लोगों को यहाँ पे को रिलेट करके समझना पड़ेगा कि चूँकि 1908 और 1906 का ये टाइमलाइन है, आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि उस समय ब्रिटिश शासन था भारत पे और उस समय चूँकि ये इंग्लैंड से ही संबंधित थे तो इनको भारत के अंडमान द्वीप समूह जो है वहाँ पे भेजा गया था इनको क्षेत्रीय शोध कार्य के लिए। तो जो यहाँ की भारत सरकार थी, अर्थात ब्रिटिश भारत सरकार थी, रॉयल सोसाइटी जो इंग्लैंड की थी और ये छात्रवृत्ति, इन तीनों की मदद से इनको अंडमान द्वीप समूह पे क्षेत्रीय शोध कार्य करने के लिए भेजा गया था। ट्रिनिटी कॉलेज में ये तुलनात्मक समाजशास्त्र बाद में पढ़ाने लगे थे और उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण उनको अनार्की ब्राउन भी कहा जाता है। तो अनार्की ब्राउन इनका नाम पड़ गया था। उनके जितने साथी थे उनके बीच में इनको अनार्की ब्राउन के नाम से जाना जाता था। अब इनके हम लोग कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली समझ लेते हैं। ब्राउन का प्रकार्यवाद क्या है? तो ब्राउन ने प्रकार्यवाद में दर्खाइम के सामाजिक आवश्यकताओं के स्थान पर समाज की आवश्यक दशाओं की बात करते हैं। ये इनका की टर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा। समाज की आवश्यक दशाओं की बात
रेड क्लिफ ब्राउन करते हैं। और अगर आप लोग इग्नू का लेक्चर जब सुनेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये दरखाइम के जो प्रकार्यवाद की विचारधारा थी उससे काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित भी थे। तो ये जो है वो समाज की आवश्यक दशाओं की बात करते हैं जिनकी पूर्ति समाज के अंगों के द्वारा ही की जाती है। अतः यह कह सकते हैं कि एक आंशिक इकाई द्वारा पूर्ण इकाई को किया जाने वाला योगदान ही उसका प्रकार्य कहलाता है। आंशिक इकाई कौन है? तो यहाँ पे जो मनुष्य होता है, एक व्यक्ति जो है, इसी को इन्होंने उसकी एक आंशिक इकाई की तरफ इन्होंने अपना समर्थन दिया है और इन्होंने कहा है कि जो एक व्यक्ति होता है वही उसकी आंशिक इकाई है और इस आंशिक इकाई के द्वारा पूर्ण इकाई को किया जाने वाला योगदान ही प्रकार्य कहलाता है। प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है? संरचना के सभी अंग आपस में एकीकृत होकर उस संरचना को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिसे प्रकार्यात्मक एकता कहा जाता है। तो जहाँ पे यदि प्रकार्यवाद की बात हो रही है तो प्रकार्यवाद का कॉन्सेप्ट ही यही है कि समाज के जो विभिन्न तत्व होते हैं वो सभी एक साथ मिल के सहयोग करते हुए समाज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं या एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग देते हैं। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, यूनोमिया और डिस्नोमिया का। यूनोमिया क्या होता है? तो यह संरचना की स्वस्थ अवस्था है जिसमें सभी अंग सहयोग देकर उस संरचना को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। वहीं पे डिस्नोमिया इसका अपोजिट होता है, यह संरचना की रोगग्रस्त अवस्था है जिसमें अंगों में सहयोग का अभाव होता है और अगर समाज के विभिन्न अंग जो हैं वो अगर सहयोग नहीं करेंगे एक दूसरे पे तो ये अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा इस बात पे तो संरचना जो है समाज की वो बिखर भी सकती है। ब्राउन संरचना और प्रकार्य को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में जुड़ा मानते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो संरचना है और जो उसके लिए फंक्शन हो रहा है, तो संरचना और प्रकार्य इन दोनों जो हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हमें नज़र आते हैं और इसके लिए इन्होंने जीव विज्ञान से दो शब्दावलियों का प्रयोग लिया है। आखिर में ये दो शब्दावलियाँ कौन सी हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। पहली है सामाजिक संरचना के लिए इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र की बात की है। यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक शरीर शास्त्र की अगर बात आती है तो आप लोगों को तुरंत माइंड में क्लिक होगा एमिल दर्कहाइम की बात, जो इन्होंने बताया था कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु होगी वो क्या हो सकती है। तो उन्होंने इन जो टर्म्स हैं इसका यूज किया है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए रेड क्लिफ ब्राउन बताते हैं कि सामाजिक संरचना के लिए इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक प्रकार्य के लिए इन्होंने सामाजिक शरीर शास्त्र का प्रयोग किया है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र से तात्पर्य समाजों के तुलनात्मक स्वरूपों अर्थात उनके वर्गीकरण, उनके प्रकार इत्यादि से है। स्वरूप यानी कि बाहरी उसका रूप कैसा है, तो वही सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना के लिए इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र की बात की है। और ये जो होता है समाजों में तुलनात्मक स्वरूप के आखिर में एक समाज का या दूसरे समाज से किस प्रकार से हमें डिफरेंस दिखाई देता है या अंतर उनमें कैसे दिखाई देता है, तो उनकी संरचना में ही हमें अंतर दिखाई देता है। तो उनके जो स्वरूपों की बात है कि तुलनात्मक हम स्वरूपों की किस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं, तो उनका वर्गीकरण करके या उनके प्रकार कैसे हम डिफरेंट कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र कहा है। जबकि सामाजिक शरीर शास्त्र में उन्होंने सामाजिक विषयों जैसे कि नैतिकता, कानून, शिष्टाचार, धर्म, सरकार, शिक्षा आदि को सम्मिलित किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सामाजिक प्रकार के लिए इन्होंने सामाजिक शरीर शास्त्र की बात की और सामाजिक शरीर शास्त्र जो है इसके अंतर्गत जो विषय है आते हैं वो ये है कि नैतिकता है, कानून है, शिष्टाचार है, धर्म, सरकार, शिक्षा, यही सभी समाज में फंक्शन करते हैं। यही सभी सामाजिक जो प्रकार है उसको ये पूरा करते हैं। तो ये सामाजिक विषय उस जटिल यांत्रिकी के अंग हैं जिनके द्वारा सामाजिक संरचना का अस्तित्व बना रहता है।
इन्होंने नातेदारी व्यवस्था के बारे में भी कुछ कहा है। तो ब्राउन ने अफ्रीका की थांगू और बांटू जनजाति का अध्ययन किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्राउन नातेदारी व्यवस्था को एक विधिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। नातेदारी व्यवस्था में इन्होंने दो प्रकार की एकता की बात की है। पहली है सहोदर एकता, अर्थात कि जो कजिन में होती है, चचेरे ममेरे फुफेरे इस तरीके की जो होती है, और दूसरी है वंश एकता, अर्थात डिसेंट यूनिटी जो होती है। ब्राउन के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुई जो नाते रिश्तेदार सम्मिलित हैं, जो कि विवाह अथवा रक्त संबंधों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था में कौन हो सकता है? या तो ब्लड रिलेटिव होते हैं, अर्थात रक्त संबंधी होते हैं, या फिर विवाह से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि नातेदारी दो प्रकार की होती है, विवाह संबंधी नातेदारी जिसे एफिनल किनशिप कहते हैं, और रक्त संबंधी नातेदारी जिसे कंसैंगुइन किनशिप कहते हैं। ब्राउन का संरचनावाद आखिर में क्या है? तो यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो रही है। ब्राउन ने संरचनावाद की अवधारणा के बारे में क्या कहा है, इसको हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। ब्राउन संरचना को मूर्त मानते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इसके निर्णायक तत्व व्यक्ति को मानते हैं कि इसका निर्णायक तत्व जो है वो व्यक्ति है, तो इसलिए संरचना जो है वो मूर्त होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको कोरिलेट करने का तरीका कि चूंकि इन्होंने इसके निर्णायक तत्व को ही एक व्यक्ति माना है और व्यक्ति चूंकि मूर्त होते हैं, तो इन्होंने सामाजिक संरचना को भी मूर्त माना है। तथा संरचना को परिभाषित करते हुए कहते हैं, ये कथन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही हैं और स्वयं संरचना संस्थात्मक रूप में परिभाषित एवं नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूप या क्रमबद्धता है। तो यहाँ पे व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूप एवं क्रमबद्धता इस परिभाषा की टर्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार ब्राउन संरचना के दो प्रकार बताते हैं कि जो संरचना होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संरचना। ये सारे इनके की टर्म हैं। वास्तविक संरचना की बात कौन करता है? रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। तो इसे एक्चुअल स्ट्रक्चर कहते हैं और ये कहते हैं कि यह व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है समाज का, वास्तविक संरचना है, वो व्यक्तियों से मिल के बना हुआ है। परिवर्तन इसी में होता है और यह अस्थायी होता है, क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो वह अस्थायी तो होगा ही होगा। वहीं पे दूसरी इन्होंने सामान्य संरचना की बात की है जिसे जनरल स्ट्रक्चर कहते हैं, और यह कौन से होते हैं? ये सामाजिक नियम होते हैं, कानून होते हैं, प्रतिमान होते हैं। तो आप सभी को पता है कि समाज में जो ये होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ना कि अस्थायी होते हैं। इनमें परिवर्तन जो होता है वो न के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से ये रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अभी हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको देख लेते हैं, और यहाँ पे मैंने जस्ट इमेज ही मेंशन कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इग्नू के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में उनकी एक एक बुक्स को भी हम लोगों ने देखा था। वो PCR में पब्लिश हुई है उसको भी देखा है। तो सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना सही नहीं लगता है। तो यहाँ पे उनकी जो मेन बुक्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स आती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये आप सभी को पता है। ये जो बुक्स हैं इनको हम लोग बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, इनको याद करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो अधूरे हैं। द अंडमान आइलैंडर्स वेरी इजी, क्योंकि इन्होंने अंडमान आइलैंड्स पे अपना शोध कार्य किया था। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी अपना अध्ययन किए थे, तो इसमें भी इससे भी संबंधित इनकी ये बुक है। अफ्रीकन सिस्टम्स ऑफ किनशिप एंड मैरिज, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और टैबू AR रेडक्लिफ ब्राउन की एक महत्वपूर्ण कृति है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो कि
एग्ज़ाम के लिए अगर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आते होंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता होगा, पसंद आता होगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।